हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट इन द रीसेंट पास्ट। पिछले वीडियो में हमने आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया। क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक से आपने क्या देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट जो है उसमें बदलाव आया है, 100% बदलाव आया है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है? क्लाइमेट इन द रीसेंट पास्ट। तो क्या रीसेंट पास्ट में भी क्लाइमेट बदला है? अब देखो, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। रीसेंट पास्ट से यहां पे क्या तात्पर्य है? जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में रीसेंट पास्ट में 150 साल ले लोगे आप, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी को अगर आप रिलेटिविटी समझोगे तो हिस्ट्री आप 2000 सालों में सब कुछ सम अप कर सकते हो मोटा माटी। लेकिन आप ज्योग्राफी की जब बात करते हो तो हजारों में तो यहां कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, लाखों साल। तो हम क्या बात करते हैं? 2 मिलियन, 3 मिलियन, इस तरह से बिलियन ईयर्स में भी बात करते हैं ज्योग्राफी की जब बात करते हैं। तो यहां पे रीसेंट पास्ट को हम थोड़ा लंबा खींच लेंगे कि पिछले 500 सालों में, 1000 सालों में, 200 सालों में हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि क्या क्लाइमेट बदला है इस टाइम पीरियड में भी। जी हाँ, क्लाइमेट तो हर दिन बदल रहा है। हर दिन कैसे बदल रहा है? तो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप 11th में हो, ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जो पास आउट हो चुके, कुछ कॉलेज में है, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यार हमारे बचपन में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हुआ करती थी? क्या बारिश ऐसी अनइवन होती थी? कभी भी बारिश हो जाती थी क्या? आज जैसा होता है नहीं होता है। क्या तब गर्मियां इतनी भीषण होती थी? क्या तब विंटर्स ऐसे होते थे कि पता ही नहीं चलता था विंटर्स आगे चले गए? तो उस तरह से क्या है, हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं। बाकी एक रिसेंट पास्ट, जैसे अगर आप बात करते हैं पिछले 100, 150, 200 सालों में क्या आपने ऑब्जर्व किया है, क्या क्लाइमेट में चेंज आया है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई गई है, समझाई गई है। देखिए, तो वेरिएबिलिटी इन क्लाइमेट अकर्स ऑल द टाइम, एज आई हैव टोल्ड यू कि क्लाइमेट जो है तो उसमें हर समय बदलाव आता रहता है। चेंज इज द पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है, चेंज तो आता रहेगा। अब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो चेंज अच्छा है, बुरा है, कैसा आया है? तो जैसे बात की जाती क्या, 90s डिकेड, ठीक है, द 90s डिकेड ऑफ द लास्ट सेंचुरी विटनेस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है। लास्ट सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिके रहा है, ठीक है, जैसे 1990 से 1999 तक, तो ये टाइम पीरियड में क्या है, कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या देखने को मिले? तो इन 1990s रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ सेंचुरी एंड सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स अराउंड द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है ये जो पूरा डिकेड रहा है, तो पूरी सेंचुरी का, ठीक है, पूरी सेंचुरी में सबसे ज्यादा गर्मी उस समय में रही है, वो 20th सेंचुरी की। 21st सेंचुरी में तो हमारे अब जैसे जैसे हर साल दशक बढ़ते चले जाएंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। फाइन। तो ग्लोबल टेम्परेचर की अगर हम बात करें ना, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की, तो अर्थ पे टेम्परेचर जो है हर साल बढ़ रहा है। और ये हर साल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आप बोलोगे कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री तो ये बढ़ रहा है ना, लेकिन ये 1 डिग्री 2 डिग्री भी क्या करता है, पूरी की पूरी स्पीशीज को एक्सटेंड करवा देता है। जी हाँ, अब कोई स्पीशीज है जो उस टेम्परेचर में सर्वाइव करती है, लेकिन अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा ना, घटना तो कम है, बढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है। देखो, हम टॉलरेट कर जाएंगे ह्यूमन बींग्स। हम क्या करेंगे, एसी को और थोड़ा हम ऐसा एसी इन्वेंट कर लेंगे 16 डिग्री पे चलने लगेगा। हम ऐसा एसी इन्वेंट मतलब हम ऐसा एसी इन्वेंट कर लेंगे जो 14 डिग्री पे चलने लगेगा। लेकिन उन जानवरों का क्या होगा, उन स्पीशीज का क्या होगा, उन प्लांट्स का क्या होगा? तो ये इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसे अगर हम यहां पे समझते हैं तो क्लाइमेट रीसेंट पास्ट में तो क्या होता है, चेंज होता आ रहा है। तो कैसे चेंज होता आ रहा है? 1990s रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द सेंचुरी एंड सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स अराउंड द वर्ल्ड, द वर्स्ट डिवास्टेटिंग ड्रॉट इन द साहेल रीजन साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट फ्रॉम 1967 to 77 is one such variability। वेरिएबिलिटी कहां देखने को मिलती है? तो मैंने बताया ना कि टेम्परेचर ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, उससे सूखा भी पड़ रहा है, बारिश भी हो रही है, कहीं किसी रीजन में बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ रही हैं, कहीं किसी रीजन में सूखा पड़ रहा है। तो जैसे साहेल रीजन के बारे में बताया गया है, ये जो ऊपर आपका सहारा डेजर्ट है उसके साउथ में साहेल रीजन है, ठीक है। अब ये साहेल डेजर्ट जो है ना, साहेल डेजर्ट, अब देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको इंटरेस्टिंग, ज्योग्राफी कैसे पढ़ी जाती है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या हो जाता है कि पूछ लिया कि सहारा डेजर्ट किन किन कंट्रीज को कवर करता है। आगे समझ में, वेस्टर्न मार्जिन पे कौन सा डेजर्ट कंट्री है, सहारा डेजर्ट के वेस्टर्न मार्जिन पे कौन सा कंट्री है, ठीक है। साहेल रीजन का वैसे ही पूछ लिया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, क्या निकलता है, इक्वेटर निकलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, अब ये आपको कोई ऐसा लिख के स्पेसिफिक दे नहीं देगा कि हाँ ये पढ़ लेता हूं मैं। ये आपको ऑब्जर्वेशन, जब आप मैप पढ़ते हैं ना, तो मैप को इस तरीके से पढ़ना होता है कि हाँ हम अपने ही क्या बना रहे हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि हाँ सहारा डेजर्ट से ये कंट्रीज टच हो रही है, इनकी बॉर्डर्स मेडिटेरेनियन सी के साथ टच हो रही है, नहीं हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन इसी तरह से तो आते हैं। फिर हम सोचते हैं कि सर हमने तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली थी 6 से 12 तक की, फिर भी पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। तो एनसीईआरटी एक फाउंडेशन बनाएगी, फॉर श्योर एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनाएगी, लेकिन उस पर आपको बिल्डअप करते रहना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपने बस फिक्स डिपॉजिट की तरह वहां पे पढ़ के छोड़ दिया है, आपको उस पर बिल्डअप करते रहना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको एक पैटर्न बता रहा था। बाकी जो बताया जा रहा है यहाँ पे, तो जैसे ये जो साहेल रीजन है पूरा का पूरा, यहाँ पे फ्लड्स देखने को मिली 1967 से 77 वाले टाइम पीरियड में। ड्यूरिंग 1930s सीवियर ड्रॉट अकर्ड इन साउथ वेस्टर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिस्क्राइब्ड एज डस्ट बाउल्स। अब डस्ट बाउल्स का तो क्या ही कहना, शायद आपने पढ़ा भी हो पहले, ठीक है, नहीं भी पढ़ा हो तो फिर आपको मैं बताता हूं। जैसे क्या हो रहा है कि ये जो रीजन है, ठीक है, ये इस रीजन को डस्ट बाउल के नाम से भी जाना जाता था। 1930s के टाइम पीरियड में देखो, एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था, और उसी टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि उससे पहले आप देखोगे ना, तो यूएस ने बहुत तेजी से प्रोग्रेशन, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में यूएस एक मेजर पावर की तरह इमर्ज होकर आया। ठीक है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुआ यहाँ पे, सब कुछ हुआ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत तेज बढ़ी। लेकिन वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के चलते क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं ओवरबर्डन कर दिया गया लैंड को। एक्सेसिव टिलिंग होती है, एक्सेसिव टिलिंग, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, सारा सब कुछ, और सूखा जब पड़ता है तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रीजन जो एक समय पे कह सकते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड वाला रीजन था, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सूखा बन जाता है, डस्ट बाउल बन जाता है। ये इमेज जो देख रहे हो ना, ऐसे रेत के तूफान चला करते थे, लोगों की गाड़ी घोड़े सब मकानों पे के आजू बाजू रेत जम जाती थी। ठीक, क्यों? क्योंकि मतलब वहां पे सूखा पड़ा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, तो मतलब उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है, बाकी नेचर ने भी क्या किया, एक तरह से रिटेलिएट किया है। फाइन, तो ये कह सकते हैं कि इस तरह के इवेंट्स हमने रिसेंट पास्ट में ऑब्जर्व करें क्लाइमेट में, जो दर्शाते हैं कि क्लाइमेट डू चेंज। फाइन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ crop yield और crop failures of floods and migration of people tell about the effects of changing climate। ठीक है, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, लोग मूव कर जा रहे हैं। ठीक है, कहीं पे सूखा पड़ा, अब जैसे साहेल रीजन में सूखा पड़ा तो लोग कितने सारे एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर गए होंगे, तो ऐसे ही तो फिर अफ्रीकन माइग्रेट करके जाते हैं यूएस वगैरह में, यूरोपियंस में रेफ्यूजी की तरह रहते हैं बेचारे। ठीक है, तो ये जो सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सामाजिक स्तर पर भी क्या कर रहा है, समस्याओं को जन्म दे रहा है। कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर समझोगे तो क्लाइमेट इज चेंजिंग इन रीसेंट पास्ट। ठीक है, अ नंबर ऑफ टाइम्स यूरोप विटनेस्ड वार्म, वेट, cold and dry periods। ठीक है, the significant episode were the warm and dry condition in the 10th and 11th century when the Vikings settled in Greenland। Vikings देखिए नेटफ्लिक्स पे 2013, तो वाइकिंग्स कौन है, तो इस तरह के जो वॉरियर्स थे, ठीक है, वॉरियर्स, वाइकिंग स्लेव्स जो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन वगैरह पेनिनसुला पे रहते थे। तो वो क्या है कि ये जो वार्म और वेट स्पेल चले हैं ना यूरोप में, तो हमें देखने को मिला कि हाँ वो ग्रीनलैंड की तरफ भी माइग्रेट करके गए, आइसलैंड की तरफ भी माइग्रेट करके गए। तो इस तरह से माइग्रेशन, जो उनका माइग्रेशन है, वो दर्शाता है कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है शुरू से ही रहा है। ठीक है, इसे हम रिसेंट पार्ट में ले रहे हैं, तो जैसे 10th और 11th सेंचुरी की बात की जा रही है। फाइन, द यूरोप विटनेस्ड लिटिल आइस एज। लिटिल आइस एज क्या है, तो आइस एज का मतलब समझते हो आप कि जब वो एक मूवी आती थी आइस एज वाली, तो उसमें क्या दिखाते थे कि सभी जगह बर्फ ही बर्फ है। तो वैसा ही बर्फ क्या होता है कि आप आज भी देखोगे, आज का है लेकिन पोलर रीजन पे ही है। तो ये 9th 10th सेंचुरी, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे 14th सेंचुरी से यहाँ पे 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो 1550 टू अबाउट 1850 ये टाइम पीरियड जो है लिटिल आइस एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप वाज कवर्ड अंडर द स्नो। ठीक है, अधिकतर पार्ट जो था यूरोप का, इट वाज अंडर द स्नो, बर्फ के नीचे ढका हुआ था। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हाँ इस तरह से आइस एज जो है ये एक टाइम पीरियड रहा था जो लिटिल आइस एज की तरह कंसीडर किया गया यूरोप में। ठीक है, तो फिर उसके बाद में देखोगे फ्रॉम अबाउट 1885 टू 1940 वर्ल्ड टेम्परेचर शोड अपवर्ड ट्रेंड। अब ऐसा क्या हुआ था इस टाइम पीरियड में, तो इस टाइम पीरियड में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। ठीक, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शब्द कह रहा हूं ना, उसको कनेक्ट करना टॉपिक से, क्लाइमेट इन दी रिसेंट पास्ट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, तो रिसेंट पास्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत बुरी तरह से क्लाइमेट को क्या किया है, इंपैक्ट, क्लाइमेट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट किया है। कैसे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट किया है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जैसे अगर आप देखोगे तो उतनी इंडस्ट्रीज वगैरह ये सारा सब कुछ, जब इंडस्ट्रीज चली है तो पोल्यूशन हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी है, उससे क्या है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है, आगे समझ में स्मोक वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी समस्याएं भी क्या है, ये भी क्लाइमेट चेंज को ही दर्शाती है ना। क्लाइमेट चेंज में आप सिर्फ टेम्परेचर तक सीमित नहीं है, हार्मफुल गैसेस का एमिशन होना, एयर क्वालिटी जो है वो पुअर होना, ये सारी समस्याएं भी है। ठीक है, तो फ्रॉम अबाउट 1885 ये लिटिल आइस एज के बाद में जैसे आप देखोगे तो टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है और फिर नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में खुश मत होना। ठीक है, क्या लिखा है, आफ्टर 1940 द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्लोड डाउन। तो रेट ऑफ इंक्रीज, पहले 10% स्पीड से टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो आप मान लो 8 से बढ़ रहा होगा, लेकिन बढ़ तो अभी भी रहा है ना। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, और ग्लोबल टेम्परेचर जो मैंने बताया अगर 1 डिग्री भी बढ़ता है तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि 1 डिग्री पे
बहुत सारी प्रजातियां गायब हो जाती है, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, एंड इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, सोचना कभी इन चीजों के बारे में। चलो, तो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अच्छा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कारण क्या है, कॉजेज क्या बता सकते हो आप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज को पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।